Hello students, welcome to your 6th NCERT history video class. Today we are starting 10th chapter, New Empires and Kingdoms. Till now we have studied about the various dynasties, various kingdoms, how they become the rulers, how they expand their kingdom. All these things we have studied, like the Ashoka, the emperor who gave up war, and after that traders, kings and pilgrims, and through the reign of various kingdoms, how the policies were being changed and how the administration were taking place. So in this chapter we'll discuss some more kingdoms, and we'll try to learn that how all these kingdoms came to be known, यानी कि इन सब kingdoms के बारे में हमें कैसे पता चला. So the first word here comes the प्रशस्तीज. प्रशस्तीज means, इससे पहले हम पिछले चैप्टर से थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि हमने पढ़ा था कि जो राजा थे गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, उनके बारे में हमें कहाँ से पता चला था. हमें उनकी मदर ने जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, है ना, इंस्क्रिप्शन यानी कि पत्थरों के ऊपर जो बड़े बड़ी रॉक स्टोन्स होते हैं उनके ऊपर खुदवा करके जो लिखवाया जाता है, तो उनसे हमें उसके बारे में पता चलता है. और ऐसे ही हम देखते हैं हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि हमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कॉइन्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो भी एविडेंसेस मिले हैं, तो उनसे हमें उस टाइम पीरियड के जो भी एम्पायर वहाँ पर रूल कर रहा था उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, उनके सिस्टम के बारे में हमें पता चलता है. तो ऐसी ही एक टर्म है प्रशस्तीज. प्रशस्तीज मतलब किसी भी राजा की प्रशंसा में, ठीक है, उसकी फेवर में, उसकी जो भी उसके कामकाज थे, स्पेशली उसी की तारीफ़ों के बारे में जो लिखा जाता था उसको प्रशस्ति कहा जाता था. ओके, दिस इज संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ, यानी कि जिसकी प्रशंसा में. तो प्रशस्ति स्पेशली जो होते थे वो राजा की प्रशंसा के बारे में ही लिखे जाते थे. जैसे इंस्क्रिप्शन में तो हम देखते हैं कि राजा का वहाँ पे जो है इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, फाइनेंशियल सिस्टम कैसा था, टैक्स कौन कौन से लिए जाते थे, क्या क्या रूल वहाँ पर बने हुए होते थे. कॉइन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर किस राजा का कौन से टाइम पीरियड तक रूल था, ये सब चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं. लेकिन प्रशस्ति में सिर्फ और सिर्फ हमें उस पर्टिकुलर राजा की प्रशंसा यानी कि तारीफ़ों के बारे में ही पता चलता है. अभी तारीफ़ें कौन लिखता होगा? जो उनके दरबार में जो भी उनके खास लोग होते थे, पोइट होते थे या मिनिस्टर होते थे, तो उनसे हमें इन प्रशस्तियों के बारे में पता चलता है. क्यों वो लिखा करते थे? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो राजा होते थे वो इन अपने जो दरबार के अंदर जो भी इनके खास लोग होते थे खुश होकर इनको गिफ्ट दिया करते थे, है ना. तो उन गिफ्ट को लेने के चक्कर में या लालच में भी हम कहें तो कई बार ये जो है उनकी प्रशस्तियाँ लिखा करते थे, यानी कि अपने आप को राजा के नज़दीक बनाए रखने के लिए, राजा की फेवर गेन करते रहने के लिए. और कई बार वास्तव में भी ऐसा होता था कि राजा उस प्रशंसा के वास्तव में लायक होता था. तो जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अशोकन पिलर जो इलाहाबाद के अंदर है ना, प्रयाग प्रशस्ति जिसे हम कहते हैं, तो ये हरिसेना के द्वारा लिखा गया था. हरिसेना कौन थे? जो समुद्रगुप्त राजा थे. समुद्रगुप्ता कौन थे? जो हमने गुप्ता डिनास्टी पढ़ी है ना, जो गुप्ता डिनास्टी थी उसके जो राजा थे एक समुद्रगुप्ता, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनके बेटे थे समुद्रगुप्ता. तो उनके बारे में जो है लिखा गया है. उनके दरबार में, उनके कोर्ट में हरिसेना जो उनके मिनिस्टर थे, पोइट थे, उन्होंने उनकी तारीफ़ों में जो है ये इंस्क्रिप्शन लिखा है, ये प्रशस्ति लिखी है. ऐसे ही जैसे ये देखो यहाँ पर मेंशन भी है, हमने गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी के बारे में पढ़ा है. दे बिकेम फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्ताज. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें आगे को डिटेल में पढ़ने को मिलने वाली हैं. तो अब हम बात करें सबसे पहले समुद्रगुप्ता प्रशस्ति की. अब समुद्रगुप्ता प्रशस्ति क्या थी? देखो, लेट अस सी समुद्रगुप्ता प्रशस्ति टेलर्स. जो हम कहते हैं कि समुद्रगुप्त जो थे वो बहुत महान राजा थे, महाराजा धीराज का जो टाइटल है वो उनको मिला हुआ था. तो इसका मतलब क्या है? ये उनकी प्रशंसा में ही लिखा गया है ना. तो उनके दरबार में जो हरिसेन थे, जो पोएट थे, उनके जो मंत्री थे, उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है. ठीक है, तो क्या लिखा है उनके बारे में? देखो, द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स. बहुत शानदार शब्दों का यूज़ करते थे वो, बस राजा को खुश करना होता था, है ना. A warrior as a king who won victories in battle, who was learned and the best of poets. यानी कि वो राजा इतना महान था, योद्धा था, है ना, वो बहुत बहादुर था, उसने इतनी लड़ाइयाँ जीती थी, वो इतना पढ़ा लिखा था, उसको इतनी नॉलेज थी, वो इतना अच्छा कवि था. यानी कि सब चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उस राजा के अंदर नहीं है. तो कंप्लीटली एक परफेक्ट जो है फीचर उसका जो सामने प्रेजेंट किया जाता था. ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू दी गॉड्स, यानी कि ईश्वर के बराबर उस तक को मान लिया जाता था. द प्रशस्तीज वॉज कम्पोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेज. लंबे लंबे सेंटेंसेज लिखे जाते थे राजा की बड़ाई के लिए, राजा की तारीफों के लिए. देखो, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, समुद्रगुप्ता द वॉरियर, हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग,
being covered with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows and many other weapons. तो देखो कंप्लीट एक ही सेंटेंस है और एक ही सेंटेंस में क्या बताया गया है। अब ये जो चीज़ें बता रहे हैं कि तरह तरह के जो शस्त्र थे, औजार थे, उनके निशान उसकी बॉडी पर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब उसने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसने इतने घाव खाए थे, इतनी चोटें खाई थी, लेकिन फिर भी क्या था, वो बहुत ही स्मार्ट था, चार्मिंग था, बहुत जो है बहादुर था। ठीक है, तो ये सिर्फ एक सेंटेंस है, एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से उनकी प्रशंसा में, तारीफ़ों में जो है जो भी इनके दरबार के लोग होते थे, जो भी अगर हम कहें कि पोएट होते थे उनके दरबार में, वो सब लिखा करते थे। जैसे समुद्रगुप्त की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आगे देखो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। इफ़ यू लुक एट मैप 7, आगे मैप आने वाला है, उसमें हम देखेंगे अलग अलग जो जोन्स दिए गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखो बच्चों, यहाँ चंद्रगुप्त हम नाम ले रहे हैं ना, चंद्रगुप्ता, और हम कह रहे हैं गुप्ता डिनास्टी। यहीं पर आप एक और नाम पढ़ चुके हो, चंद्रगुप्त, ये भी आपने नाम पढ़ा है, चंद्रगुप्ता ही है ना, लेकिन वो कौन थे, चंद्रगुप्ता मौर्य। ठीक है, तो ये मौर्य डिनास्टी थी, ये गुप्ता डिनास्टी थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, नाम है ये। और इनमें भी जब आप देखोगे, इसे एक ही डिनास्टी में आगे चलकर अलग अलग नाम मिलेंगे आपको, जैसे चंद्रगुप्ता फर्स्ट है, इसके बाद समुद्रगुप्त आएंगे, इसके बाद चंद्रगुप्ता सेकंड आएंगे। ठीक है, वो क्यों रखा करते थे, क्योंकि जो महान राजा होते थे उनके नाम पर ही वो अपनी आने वाली जनरेशन के नाम रखा करते थे। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो मौर्य डिनास्टी है और जो ये चंद्रगुप्ता डिनास्टी है, सॉरी गुप्ता डिनास्टी है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो मौर्य डिनास्टी, इसका टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो ये लगभग था 320 BC टू 184 BC। ठीक है, और यहीं अगर आप गुप्ता डिनास्टी की बात करोगे तो ये था 319 BC टू 5, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, 550 BC। तो देखो टाइम पीरियड में चेंज है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ मैं। ओके, तो जो गुप्ता डिनास्टी है, अगर जो हम इंस्क्रिप्शंस की बात करें कि हमें कहाँ से पता चल रहा है, इंस्क्रिप्शन से ही पता चल रहा है ना, तो ये जो इंस्क्रिप्शन थे, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, इन्हीं ने जो है इतने से सारे एम्पायर की जो है इस्टेब्लिश किया था, जो गुप्ता डिनास्टी है इसको इस्टेब्लिश किया था। और इन्होंने जो गुप्त संवत कहते हैं हम, है ना, उससे उसको शुरुआत की थी। और जो लिच्छवी किंगडम थे, लिच्छवी राजकुमारी जो थी कुमार देवी, इनके साथ इनकी मैरिज हुई थी। और उनके समय में दो जो राज्य प्रोमिनेंट होते थे, जैसे वैशाली का राज्य कहें या नेपाल साइड का जो जोन है, वो इनका जो है प्रोमिनेंट एरिया होता था। अच्छा, यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, हालांकि आप गुप्ता डिनास्टी के समय पढ़ चुके हो, और नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान रखो इसको, कि जो गुप्ता रूलर थे, दे वर द फर्स्ट टू स्टार्ट दी सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, जो चांदी के कॉइन थे उनकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, गुप्ता डिनास्टी ने। ओके, ध्यान रखनी है, आपको बुक में नहीं मिलेंगी, साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बताती जाऊंगी, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो अब इसके बाद अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर आप देखो समुद्रगुप्ता की पॉलिसी के बारे में जो हरी सेना है उन्होंने लिखा, हम प्रशस्ति की बात कर रहे हैं, इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और क्या बताई हैं, देखो अगर हम इस मैप को पढ़ें, अगला जो मैप है, स्लाइड को आगे लेती हूँ मैं, ये देखो ये मैप है हमारे सामने, यहाँ पर आपको अलग अलग जोन्स नज़र आ रहे हैं। देखो कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे, एक तो ये वाला जोन है ना, एक ये पिंक से कलर का जोन आ गया, इधर ये वाला जोन है, और ये वाला जो एरिया है ये। ठीक है, तो 4 जोन है जहाँ पर जो गुप्ता डिनास्टी इन्होंने अपना जो सारा साम्राज्य है वो इस्टेब्लिश किया था। इधर की तरफ आपको ध्यान है जो कुषाण थे या जो शक थे उनका राज्य था, तो और इधर श्रीलंका की तरफ भी आप जब इसको नीचे करेंगे, देखो श्रीलंका की तरफ भी हमें दिखाई देगा, जो सिंगली जोन कहा जाता था उसको ना, सिंगली भाषा बोली जाती थी, तो ये वाला जो एरिया है। तो इन सब जगहों पर क्या है, इनका जो गुप्ता डिनास्टी इन्होंने अपना जो है सारा एस्टैब्लिशमेंट कर लिया था। तो ये जो जोन है जो हमने पढ़े हैं, ये मेनली 4 जोन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो कौन कौन से हैं, जो फर्स्ट वाला है वो है आर्यव्रत। ठीक है, जो ग्रीन जो हमने 1 नंबर हमने पढ़ा, हियर देयर वर 9 रूलर्स, यहाँ के जो लगभग 9 राजा थे जिन्हों को समुद्रगुप्ता ने अपने एम्पायर के अंदर ही मिला लिया। इसके बाद दक्षिणी पथ हमने पढ़ा, जो साउथ की तरफ जो जोन था है ना, यहाँ पर लगभग जो है 12 राजा थे जिन्होंने, जो अभी हमने रेड डॉट्स के बारे में पढ़ा था ना, ये देखो दोबारा से मैप में दिखा देती हूँ आपको, ये वाला जो जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो जोन है इसको भी इन्होंने क्या किया, अपने अंडर ही ले लिया।
यानी कि गुप्ता डिनास्टी जो थी धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करती चली जा रही थी। इसके बाद आप देखो जो इनर सर्कल है नेबरिंग कंट्रीज जैसे बंगाल, नेपाल, ये जो भी ये कंट्रीज़ हैं, ये वाला जो ये पर्पल पिंक सा जो शेड नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला, ये जोन भी इन्होंने अपने अंडर ले लिया। और यहाँ के जो राजा थे धीरे धीरे इन्होंने इनके ही जो है शासन इसको मान लिया, इनके ऑर्डर्स हैं जो भी इनके दरबार में वो हाजिरी लगाने लगे। और बाहर के एरिया जैसे अभी हमने पढ़ा जो श्रीलंका वाला जोन है या कुशान और शक ने जो पर कंट्रोल कर लिया था, उन्होंने भी इनके आगे जो है अपनी हार मान ली। यानी कि इन सब एरियाज़ को जो भी किंगडम्स थे, कौन सा किंगडम, गुप्ता किंगडम, जब उन्होंने अपना एक्वायर कर लिया, अपना कंट्रोल यहाँ पर कर लिया। अब जीनोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जीनोलॉजी यानी कि जो भी प्रशस्तीज होती थी उनमें फादर, उसके बेटे, उसके बेटे, उनके बेटे, आगे से आगे जो जनरेशन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो मेंशन होती थी। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसको, और उसके बाद उनके बेटे जो तो समुद्रगुप्ता थे, जो समुद्रगुप्ता की जो मदर थी वो एक लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, कुमार देवी जिनका नाम था। और उसके बाद में ये देखो यहाँ पर आगे भी मेंशन किया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। समुद्रगुप्ता's ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर, हिज मदर कुमार देवी, उनकी मदर थी, है ना, समुद्रगुप्ता की मदर थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी थी, वाइफ थी, बिलोंग टू द लिच्छवीगण, वाइल हिज फादर चंद्रगुप्ता फर्स्ट वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डिनास्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। यानी कि जो उनके फादर थे उनको क्या मिला था, टाइटल मिला था महाराजा धीराज। देखो पहले हम बात कर रहे थे कौन होते थे, राजा, उसके बाद कौन हुए, महाराजा, उसके बाद कौन हुए, महाराजा धीराज। ठीक है, उसके बाद भी अगर हम देखें तो आगे आगे जो है टाइटल जो है इनके अलग अलग बनते चले जा रहे थे, जैसे विक्रमादित्य, अजीत विक्रम, विक्रमांक, सिंह चंद्र, ऐसे अलग अलग नामों से जो है इनको जाना जाता था। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त सेकंड जो थे यानी कि समुद्रगुप्ता के जो बेटे थे उनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ऐसा क्यों था, क्योंकि जितना ज़्यादा ये पावरफुल होते थे, जितना ज़्यादा ये अपने आप को एक्सपेंड करते थे, उतना ही उसी के अकॉर्डिंग जो है उनकी टाइटल उनको दिया जाता था। ठीक है, द एरा बिगिनिंग इन द 58 BC इज ट्रेडिशनली एसोसिएट विद द गुप्ता किंग चंद्रगुप्ता सेकंड, जिनको विक्रमादित्य कहा गया, और उन्हीं के समय से जो विक्रम संवत है उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, जो हम हिंदी कैलेंडर पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं ना विक्रम संवत, तो उन्हीं के साथ ये शुरुआत हुई है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्ता, फिर चंद्रगुप्ता सेकंड, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, Samudragupta in turn figures in the genealogies of later rulers of the dynasty, such as his son Chandragupta II. समुद्रगुप्ता के बेटे थे ये। We know about him from inscriptions and coins. He led an expedition to Western India, यानी कि जो चंद्रगुप्त सेकंड जिन्हें हम विक्रमादित्य कहते हैं, उन्होंने वेस्टर्न इंडिया की तरफ जो है अपना एक्सपेडिशन चलाया, यानी कि जो हम कुशान और शक जो लोग थे जिनका राज्य था, है ना, जो हम अफगानिस्तान, ईरान वाला जो जोन इंडिया से आज से जो बाहर है, आज के मैप के अकॉर्डिंग जो हम कह रहे हैं, तो उस तरफ इन्होंने क्या किया, कंट्रोल किया। वेयर ही ओवरकेम द लास्ट ऑफ द शकाज, शक को जो उन्होंने उनका जो राज था उसको ख़त्म किया। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्नेड पीपल, बहुत सारे जो उनके दरबार थे उसमें बहुत सारे जो है विद्वान हुआ करते थे, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड था ना चंद्रगुप्त सेकंड का, जिन्हें हम विक्रमादित्य कह रहे हैं, ये आर्ट और कल्चर के लिए जो है, या लिटरेचर की अगर हम बात करें तो गोल्डन पीरियड कहलाता था। ठीक है, कौन सा, चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम पीरियड था, जो उनका शासनकाल था, उस समय जो आर्ट और लिटरेचर था उसका गोल्डन पीरियड कहा जाता था, क्योंकि उनके दरबार में जो है ना तरह तरह के विद्वान होते थे। जैसे कालिदास आपने नाम सुना है ना, धन्वंतरी नाम सुना है, ऐसे बहुत सारे और भी नाम हैं, जैसे अमर सिंह थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे। तो ये तरह तरह के जो विद्वान और कलाकार थे वो इनके दरबार में मिलते थे, तो वो अपनी अपनी जो भी उनका टैलेंट होता था उसको शो करते थे, और राजा उनको जो है प्रमोट भी करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से उनके टाइम पीरियड में बहुत फ्लरिश हुआ आर्ट और कल्चर। और जो आप हमने एक चीनी टूरिस्ट जो थे फायान, है ना, फायान के बारे में भी आपने नाम सुना है। तो फायान जो थे, जिनके बारे में पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं ना, फायान और वेनसांग जो थे, दो जो चीनी ट्रैवलिस्ट हैं, वो यहाँ ट्रैवलर्स जो हैं वो यहाँ पर आए थे। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, यानी कि विक्रमादित्य भी हम जिन्हें कहते हैं, उनके टाइम में जो है फायान आए थे। लगभग कौन सा टाइम पीरियड था वो देख लीजिए आप, 399 टू 412। ठीक है, ये वाला जो टाइम पीरियड था इससे महत्व। आपको ये डेट्स याद नहीं रखनी है, बस आपको एक आपके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए कि कौन कौन से टूरिस्ट हैं किस किस के समय में आए थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में ये आए थे।
तो यहाँ तक हम अपने चैप्टर को रोकेंगे। अगले वीडियो में हम आगे के जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू अप टू हेयर। एनी हाउ इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन कीप मी पोस्टेड इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू।